हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 विज्ञान की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। और आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उचित शब्दों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, उसको आप लोगों को उचित शब्दों के साथ भरना है, ठीक है। तो पहला क्या है, तो पहला क्वेश्चन है मानव पाचन के प्रमुख चरण डैश हैं। तो मानव पाचन के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए नीचे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क का आंसर क्या हो जाएगा, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ये जो है मानव के पाचन के मुख्य चरण है। इन सभी को आप लोग यहाँ पर खाली स्थान में लिख लीजिएगा। फिर ख नंबर देखिए क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत। जो यकृत है ना, यकृत वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ग नंबर देखिए क्या है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव्य जो भोजन की क्रिया पर करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आमाशयी। जो आमाशयी होते हैं ना, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करते हैं जब भोजन की क्रिया होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है घ नंबर पॉइंट में, क्षुद्रांत के अतिरिक्त भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहते हैं दीर्घरोम। क्या कहा जाता है इनको दीर्घरोम कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 नंबर देखिए क्या है, अमीबा अपना भोजन का पाचन डैश में करता है। तो अमीबा जो होता है अपना भोजन का पाचन किस में करता है, तो खाद्य घानी में करता है। क्लियर हो गया 1 नंबर। इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। ऊपर में ये सारे इसके प्रश्न हैं और नीचे में ये सारे इसको उत्तर। आप लोग इसको लिख लीजिएगा जिस तरह मैंने आपको लिखना सिखाया है। फिर उसके बाद 2 नंबर क्या है, 2 नंबर में हमें सही और गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कथन पढ़िए क्या है, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो क्या जो मंड का पाचन होता है हमारे शरीर में, वो अमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है, अमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। फिर ख नंबर है, जीव जाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। जो जीव लाला ग्रंथि होती है ना, वो भोजन को साथ मिलाने में सहायक करती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि हाँ वो करती है। फिर इसके बाद ग नंबर है, पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होती है। तो क्या पित्ताशय में रस अस्थायी रूप में भंडारित होती है, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। फिर इसके बाद घ नंबर है, रेमिनेटेड, क्या नाम है, रूमिनेटेड निगली हुई घास को अपने मुख में वापस धीरे धीरे चबाती रहती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अर्थात जो पहला वाला है वो असत्य होगा, उसके बाद सारे कथन सत्य हो जाएंगे। तो 2 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में सही विकल्प का चयन कर उसमें टिक लगाइए। तो सही विकल्प का हम लोग को चयन करना है। तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, वसा का पूर्ण रूपक्षेपण पाचन किस अंग में होता है। तो वसा का पूर्ण रूपक्षेपण पाचन किस अंग में होता है, तो उस अंग का नाम क्या है, तो उस अंग का नाम है आपका 3 नंबर। 3 नंबर में जो होता है ना, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर साइड में लिखते हैं हम लोग, छोटी आंत में। छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, नहीं लिखा गया है, आप लोग लिख दीजिएगा छोटी आंत। फिर ख नंबर है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। तो जल का अवशोषण जो है मुख्यतः होता है किसके द्वारा, तो वृहदांत के द्वारा। किस चीज के द्वारा, तो वृहदांत के द्वारा जल का
अवशोषण होता है। ठीक है, 3 नंबर के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, मिलान करना है बस। तो मिलान करेंगे हम लोग इसको कॉलम ए में कॉलम बी के साथ। तो पहला क्या है, खाद्य घटक। तो खाद्य घटक का मिलान हम लोग किस में करेंगे, तो पाचन के उत्पाद, पाचन के उत्पाद में हम लोग जो है खाद्य घटक का मिलान करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपका हो जाएगा शकरा, शकरा हो जाएगा। फिर है प्रोटीन, प्रोटीन का आपका हो जाएगा एमिनो अम्ल, क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल। फिर है वसा, वसा का हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरीन। ठीक है, क्लियर हो गया 4 नंबर। देख लीजिए इसके आंसर को हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले, सारे क्वेश्चनों को कॉपी में साथ में आप लोग लिखते हुए चलिए। ठीक है, दीर्घरोम क्या है, वो कहाँ पाया जाता है और उसके कार्य लिखें। तो पहले हम लोग देखेंगे दीर्घरोम क्या है। तो क्षुद्रांत, यहाँ पर शुद्रांत लिखा है, नहीं होगा इसका, क्षुद्रांत होगा। या छोटी आंत के भीतर दीवार पर हजारों उंगली जैसी संरचनाएं उभरी हो रहती है, इन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। दीर्घरोम क्या होता है समझ चुके हैं, छोटी आंत के भीतर जो दीवारों पर हजारों उंगली जैसी उभरी संरचनाएं होती है ना, उन्हें ही दीर्घरोम कहा जाता है। इनके कार्य क्या है, तो इनके कार्य क्या है, तो दीर्घरोम क्षुद्रांत में ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दीर्घरोम जो है क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। और इनका काम जो है, इनका काम होता है शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ना, ये उनका अवशोषण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया है, समझ चुके हैं आप लोग, कमेंट में लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कैसे समझाना ठीक रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो जो पित्त होता है ना, वो कहाँ पर निर्मित होता है, ये भोजन के किस घटक का पाचन में सहायता करता है। तो जो पित्त होता है ये निर्माण होता है यकृत में। पित्त कहाँ पर निर्माण होता है, यकृत में। इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। जो पित्त का निर्माण होता है वो निर्माण होता है आपका यकृत में, और इसका भंडारण बोलिए, संग्रहण बोलिए, ये कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में होता है। ये फिर पूछा था कि हम लोगों से, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो ये भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। तो ये जो पित्त है ना, ये हमारे शरीर में जो वसा होता है उसका पाचन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया है, समझ चुके हैं आप लोग, लिख लीजिएगा इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिसका पाचन केवल रूमिनेंट ही कर सकते हैं, हम मानव उसका पाचन नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जब कार्बोहाइड्रेट का नाम, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है। क्या, सेल्यूलोज जो है विशेषकर घास खाने वाले जीवों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता है, ये सिर्फ रूमिनेंट अर्थात मवेशी ही इसका पाचन कर सकते हैं। देखिए, मवेशी का अर्थ होता है वे जंतु जो घास खाते हैं, जैसे कि बकरी, गाय और बहुत से जीव जो घास खाते हैं वे रूमिनेंट होते हैं। इसका कारण यह है कि सेल्यूलोज एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पाचन रूमिनेंट ही कर सकते हैं। रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जहां भोजन में सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। मतलब जो रूमिनेंट्स होता है ना, उनके क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें जो है सेल्यूलोज का पाचन होता है, और यह थैली मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए जो मनुष्य होता है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग समझ चुके हैं, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कारक है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। आप लोगों ने डॉक्टर के पास सुना होगा कि शरीर में आपका ग्लूकोज का कमी हो गया है, ग्लूकोज के अगर चढ़ा देते हैं तो तुरंत ही ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, ग्लूकोज शर्करा का एक सरल रूप है। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज शर्करा का एक सरल रूप है
जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है और इसे तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। तो समझाता हूँ आपको कैसे ये काम करता है। तो ग्लूकोज जो है ना शर्करा का एक सरल रूप होता है और इसे पाचन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये तुरंत ही जो हमारे शरीर के आंतें हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और हमें तुरंत ही ऊर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया है, समझ गए आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। तो कौन सा अंग किस काम के लिए होता है इसको हम लोग को बताना है। तो पचे भोजन का अवशोषण, पहला क्या है, पचे भोजन का अवशोषण। तो ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका क्षुद्रांत में। कहाँ पर, क्षुद्रांत में पचे भोजन का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, क्षुद्रांत। टेंशन मत कीजिए, स्पेलिंग में जिन भी बच्चों को मिस्टेक होता है यहाँ पर नीचे आपका आंसर भी दिया हुआ है, जिससे जो है आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो। यहाँ पर क्षुद्रांत लिख लीजिएगा देख के, ठीक है। फिर है आपका 2 नंबर में भोजन को चबाना। तो भोजन को हम लोग किस अंग के द्वारा चबाते हैं, तो सबको पता है भाई, हम लोग भोजन को कहाँ चबाते हैं, तो मुंह में चबाते हैं। मुंह में ही भोजन को चबाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है 3 नंबर में जीवाणु नष्ट करना। तो जीवाणु को कहाँ पर नष्ट किया जाता है, तो जीवाणु को नष्ट कौन करता है, तो आमाशय करता है। कौन करता है, तो आमाशय। देखिए इसका स्पेलिंग ऐसे हो जाएगा, आमाशय। आमाशय जीवाणु को नष्ट करता है, क्लियर है। फिर 4 नंबर देखिए क्या है, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। हमारे शरीर का जो कहते हैं ना हम लोग, भोजन का मेरे शरीर में पाचन हो गया, तो वो कौन से अंग में होता है, तो ये आपका होता है क्षुद्रांत में। कहाँ पर होता है, तो क्षुद्रांत में। नीचे इसका स्पेलिंग दिया हुआ है, 4 नंबर देख के लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है आपका लास्ट है 9 नंबर का मल का निर्माण। तो मल का निर्माण कहाँ होता है, तो बृहदांत्र में। बृहदांत्र अर्थात होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है ना उसमें हम लोग के मल का निर्माण होता है, ठीक है, क्लियर है 9 नंबर। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर उसको देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, मानव एवं अमीबा में पोषण में कौन सा समानता एवं एक अंतर लिखे। तो हमारे मानव और अमीबा में पोषण में एक समानता और एक अंतर लिखना है। तो पहले हम लोग समानता को लिखेंगे, मानव और अमीबा में पोषण में समानता। तो ये दोनों ही विषमपोषी होते हैं। तो पहले समझिए विषमपोषी क्या होता है। वे जंतुएं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं, दूसरों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। और अमीबा और मानव दोनों ही विषमपोषी हैं, क्योंकि दोनों में ही ये सभी क्रियाएं होती है। दोनों में ही जो है विषमपोषण की क्रियाएं होती है, जिसमें खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन आदि भी होता है। ये सारे चीजें जो हैं मानव और अमीबा में समान होता है, ठीक है। समानता को हम लोगों ने देख लिया है। अब क्या है, अब है असमानता। मानव और अमीबा में पोषण में अंतर। क्या अंतर है, तो अमीबा में अमीबा में पोषण बड़ा ही सरल है। अमीबा जो होता है इसमें पाचन बहुत ही आसानी से हो जाता है, जबकि मनुष्य में ये बहुत ही जटिल है। अब जटिल कैसे है वो समझिए, क्योंकि पहले मुंह से खाए हम लोग, फिर आमाशय में गया, फिर पित्ताशय से रस आया, फिर अग्नाशय से रस आया, फिर उसके बाद छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया। ये जो प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा जटिल है, ठीक है। जबकि अमीबा में केवल एक ही कोशिका होता है, इसलिए इसमें ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो 10 नंबर क्लियर हो गया, समझ चुके हैं। और हमने जो है इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों को आप लोग देख लिया है। अगर कोई बच्चा इस सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेता है, याद कर लेता है, तो मैं लिख के देता हूं कि इसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।